नमस्कार, लर्नर्स पैराडाइज में आप सभी का स्वागत है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 के नतीजे घोषित हो चुके हैं और जो लोग इस मुख्य परीक्षा में सफल हुए हैं अब उनका इंटरव्यू कॉल आ चुका है। तो जिनको भी इंटरव्यू कॉल मिला है उन सभी को लर्नर्स पैराडाइज की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, अब ये आपकी इस राज्य सेवा परीक्षा का अंतिम चरण है इंटरव्यू। तो आप लोगों को अपनी पूरी ताकत झोंकना है, क्योंकि यही आपकी सफलता जो है वो इसी बात पर निर्भर करेगी कि वो 20-25 मिनट जो आपके इंटरव्यू हॉल में गुजरेंगे वो किस प्रकार गुजरे हैं। वही आपकी पूरी साल भर की मेहनत का सार होगा। आपकी साल भर की पूरी मेहनत जो है वो इसी पर डिपेंड करेगी। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को बधाई। मैं चालू करने जा रहा हूं इंटरव्यू की कुछ बेसिक्स थिंग्स मैं आपको बताऊंगा, फिर एक डीएफ पे हम चर्चा भी करेंगे कि आपको किस प्रकार इसको तैयार करना है। ठीक है, पूरा आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से किस प्रकार के आपके प्रश्न बन सकते हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। और उसके बाद जो है वो अंत में, इसके बाद में ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू शुरू करूंगा कि आप लोग ऑनलाइन मुझसे मॉक इंटरव्यू ले सकते हैं। ठीक है, और ये सारी प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, याद रखिएगा। ठीक है, अब बधाई के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले एक सवाल उठता है कि आपके इंटरव्यू में कुछ लिस्ट बना के लाया हूं ताकि आगे पीछे ना हो, मुझे जो भी आपको बताना है मैं सीक्वेंसली आपको बता सकूं। इंटरव्यू कब? तो इंटरव्यू आपके संभावित है या तो फरवरी लास्ट वीक में या मार्च फर्स्ट वीक में, जिसमें मार्च की संभावना अधिक जताई जा रही है कि मार्च तक आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। वैसे फरवरी अंत तक भी हो सकते हैं, लेकिन मार्च की ज्यादा उम्मीद कोचिंग संस्थान, मीडिया द्वारा और कुछ जो आयोग से जानकारी प्राप्त होती है उनके अनुसार शायद मार्च में आपके इंटरव्यू शुरू हो सकते हैं, लेकिन आप लोग फरवरी तक ही प्रिपेयर हो जाएं। और देखिए, इंटरव्यू के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। आपकी दैनिक दिनचर्या ही आपका इंटरव्यू का आधार बनती है। आप क्या सोचते हैं, आप किस प्रकार बात करते हैं, आप किस प्रकार उठते हैं, आप किस प्रकार बैठते हैं, यही आपका इंटरव्यू है। आपका पूरा इंटरव्यू इसी पर बेस्ड रहेगा। तो आपकी इंटरव्यू की तैयारी शुरू जाने अनजाने में आप कर चुके हैं। ठीक है, इस बात को विशेष तौर पर याद रखिएगा। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे मेंस का कट ऑफ क्या रहा होगा। तो देखिए, मेंस का कट ऑफ का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि जब से आप देख रहे हैं कि रोस्टर सिस्टम आया था, हालांकि रोस्टर सिस्टम हट गया है, तो उसके बाद से कि कट ऑफ क्या रहेगा, किस प्रकार रहेगा, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन फिर भी अगर मैं जनरल के कट ऑफ की बात करूं तो 730 के आसपास जनरल कट ऑफ रहना चाहिए। ये पूर्णतः अनुमान है, तो इसलिए इस पर आप लोग ना जाएं तो ज्यादा अच्छा है। इंटरव्यू क्या होता है? सबसे पहले बात आती है कि इंटरव्यू क्या है। मैं किसी भी इंटरव्यू की बात करूं, चाहे मैं कॉर्पोरेट सेक्टर के इंटरव्यू की बात करूं या फिर लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, किसी भी प्रकार की अगर मैं इंटरव्यू की आपसे बात करूं तो इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू आपके ज्ञान का, लोग कहते हैं कि इंटरव्यू सिर्फ व्यक्तित्व परीक्षण है। आपका व्यक्तित्व तो है ही, जो मैंने आपको बताया, आपके सोने से लेकर आपके उठने से लेकर आपके सोने तक पूरा आपका जो व्यक्तित्व है वही आपका इंटरव्यू है। पूरा जो आपका व्यक्तित्व है वही आपका इंटरव्यू होता है। लेकिन व्यक्तित्व के साथ ज्ञान का परीक्षण भी है। मैंने माना कि आपका ज्ञान का परीक्षण उसने प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में कर लिया है, लेकिन कुछ इंटरव्यू ऐसे होते हैं जो आपका फैक्ट पे बात करते हैं। जैसे आपके जिले की मैं बात करूं तो मैं नोट कर लेना जो मैं बोलने जा रहा हूं। जिले से आपका लिंगानुपात हो गया, जिले का क्षेत्रफल हो गया, जिले के एसपी कलेक्टर हो गए, जिले के विधायक सांसद हो गए, आपके जिले से कोई फेमस पर्सनालिटी हो गई, आपके जिले से कोई साहित्यकार हो गया, आपके जिले से कोई मंत्री हो गया, आपके जिले का लिंगानुपात हो गया, आपके जिले का जनसंख्या घनत्व हो गया, आपके जिले की साक्षरता दर हो गई। ये फैक्चुअल प्रश्न, तो ये आपके ज्ञान का ही परीक्षण है। और जिले से संबंधित प्रश्न अगर आपने उत्तर नहीं दिए तो वो माफी योग्य नहीं होता है। तो इसको आप लोग विशेष तौर पर याद कर लेना। जो दो स्टेट से संबंधित है वो दोनों का याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड उनको शो नहीं करना है, लेकिन आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि ये सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है, तभी आपका इंटरव्यू जो है वो सफल माना जाएगा। आपसे अगर इंटरव्यू ने 25 प्रश्न पूछे अलग अलग और आपने 25 के अलग अलग उत्तर दिए, आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं माना जाएगा। आपके उत्तर से प्रश्न निकल कर आना चाहिए, तभी आपका इंटरव्यू अच्छा माना जाएगा। जो उन्होंने आपसे प्रश्न किया है, आपने उसके जो उत्तर दिए हैं उससे प्रश्न बनना चाहिए, उससे प्रश्न बनना चाहिए, तो ही आपका इंटरव्यू सफल है। तभी लगेगा कि आपका इंटरव्यूअर जो है सामने वाला, वो आपके इंटरव्यू में ध्यान है उसका, वो आपसे बातचीत करने में सहज महसूस कर रहा है, आपसे बातचीत करने में इंटरेस्ट दिखा रहा है, ये इस बात को शो करता है। तो इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि आपका इंटरव्यू आपके ज्ञान, आपके एटीट्यूड और आपके व्यक्तित्व तीनों का परीक्षण होता है। बोर्ड मेंबर की बात करें तो भी 5 बोर्ड मेंबर हैं। ठीक है, इसमें से एक मरकाम साहब जो है रिटायर्ड आईपीएस हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप जिसने डीएसपी पहले भरा हुआ है, जो डीएसपी की चाह लेकर जा रहे हैं, तो मरकाम साहब उनसे उसी प्रकार के सवाल करेंगे। मेहरा सर जो है वो हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं, तो हिंदी को आप तैयार करके जाइए। अभी एक MD डॉक्टर भी हैं आयोग में। चंद्रशेखर रेकवार सर हैं, वो हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं।
तो आपसे कानून पे भी बात हो सकती है। तो आपको सभी डायमेंशंस लगभग कवर करना है, इन सारे बोर्ड मेंबर्स के डायमेंशंस कवर करना है। हालांकि जब मैं आपसे मॉक इंटरव्यूज अभी शुरू करूंगा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपके ऑनलाइन रहेंगे, तो उन मॉक इंटरव्यू में क्या करना है कि हम बोर्ड मेंबर्स की तरीके, उनके नजरिए की भी बात करेंगे, किस बोर्ड मेंबर का नजरिया कैसा होगा, किस बोर्ड मेंबर के बोर्ड में जाकर हमको किस प्रकार से हमारा नजरिया जो है वो रखना है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। वो 1 बाय 1 करेंगे, क्योंकि वो कुछ चीजें इस प्रकार होती है ना कि जो 1 बाय 1 ही बात करेंगे तो हम अच्छा रहेगा। ठीक है। कपड़ों की अगर मैं बात करता हूं कि आपको किस प्रकार के कपड़े पहनना है, अगर आप सूट पहन के जाते हैं 3 पीस सूट तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप ये कोई जरूरी नहीं है आप पैंट शर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन सूट का एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। आप एक जेंटलमैन लगते हैं, आपकी चाल में, आपके बैठने में, आपके उठने में भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप देखिएगा कभी आप चप्पल पहन के चलेंगे, आप शूज पहन के चलेंगे, आप ब्रांडेड शूज पहन के चलेंगे, आपकी चाल में भी अंतर आ जाएगा। ये फैक्ट बता रहा हूं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो प्रैक्टिकल बता रहा हूं। तो आप अगर सूट पहन के जाएंगे तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। वो भी आपको देख के, वो एक प्रोफेशनल आदमी को उनको चुनना है तो वो भी एक अच्छा फील करेंगे। और दूसरी बात, फिर आपसे सवाल भी उसी तरीके होंगे, इसके लिए भी तैयार रहिएगा कि अगर आप सूट पहन के जा रहे हैं तो आपके सवाल भी थोड़े से इंटेलेक्चुअल होंगे, उसी प्रकार के होंगे। जो फीमेल कैंडिडेट है वो साड़ी पहनने में ज्यादा अगर सहज है तो प्लीज साड़ी ही पहनिएगा। सूट भी अच्छा है लेकिन साड़ी को पहले प्रेफरेंस दीजिएगा। ठीक है। कुछ लोग दाढ़ी जो आजकल सेट करके जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अगर क्लीन शेव जाओगे तो आपकी व्यक्तित्व को ज्यादा अच्छे से परखने का एक पैमाना माना जाता है। तो अगर आप क्लीन शेव जाएंगे या अगर सिर्फ मुस्टैक रख के जाएंगे तो आप ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। ठीक है। शुरुआत की मैं अगर बात करूं कि वहां पर बोर्ड में लिखा हुआ होता है बोर्ड 1, बोर्ड 2, बोर्ड 3, किसी के नाम नहीं होते, आपको नहीं पता कि किसका बोर्ड है। 4-5 मेंबर जो बैठे रहेंगे, जो बीच की कुर्सी पे है वो उसका उस दिन का चेयरपर्सन है, वो उसको लीड कर रहा है। आप जैसे ही अंदर जाएंगे, एक दरबान आपके लिए जो है गेट खोलेगा, आपको जाते ही सबसे पहले ग्रीट करना है, मैं आई कम इन सर। आप इंग्लिश में पूछेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा भी लगता है, मैं आई कम इन सर, वहां से आवाज आएगी कम इन। फिर आपको वहां अंदर तक जाना है और कुर्सी जो आपके लिए रखी होगी वहां तक जाकर, वहां पर रुक कर आपको थैंक यू बोलना है। आपको वहीं से थैंक यू नहीं बोलना है और चलते चलते तो थैंक यू बिल्कुल नहीं बोलना है। जो कुर्सी रखी होगी आप उस कुर्सी के पास जाएंगे, वहां पर आप थैंक यू कहेंगे। फिर वो आपको कहेंगे बैठने के लिए, तो कोशिश नहीं, हमेशा बैठने के पहले ही थैंक्स बोलेंगे, थैंक यू सर, उसके बाद आप बैठेंगे। ठीक है। फाइल जो आपके साथ में रहेगी वो आप यहां रखेंगे और इस प्रकार फाइल के आपके हाथ रहेंगे पैरों पर। ठीक है, याद रखिएगा, इस प्रकार आपके हाथ रहेंगे पैरों पर फाइल पर। अब अगर उन्होंने ये कह दिया कि फाइल में हमारी टेबल पर रख दीजिए, तो आपको क्या करना है कि फाइल उनकी टेबल पर रखनी है थैंक यू बोलते हुए, और आपके दोनों हाथ आपके पैरों पर इस प्रकार हो जाएंगे और आप 90 डिग्री पर बैठे रहेंगे। अब 90 डिग्री आपको अपने दिमाग में नहीं रखना है, आपका जो कमर की हड्डी है वो अगर आपके पीछे टच हो रही है कुर्सी पे तो आप अपने आप 90 डिग्री पे हैं। आपको सोचने की जरूरत नहीं है बार बार कि मैं 90 डिग्री पे हूं या नहीं हूं, आप इस प्रकार से बैठ जाएंगे। ठीक है। अगर वो मास्क उतारने का कहेंगे तो आप मास्क उतार देंगे। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। घुसते समय मैं आई कम इन सर, वहां पर पहुंचने के बाद, कुर्सी तक पहुंचने के बाद आप थैंक यू कहेंगे। चलते चलते थैंक्स नहीं बोलेंगे। जब बैठने के लिए कहा जाएगा तो पहले थैंक्स बोलेंगे फिर बैठेंगे। अगर उन्होंने कहा है फाइल रखने का तो ही हम फाइल रखेंगे थैंक यू कहकर, अदरवाइज हमारी फाइल इस प्रकार रहेगी। हाथों का मूवमेंट बचाती है फाइल। जब आप घबराते हैं तो हाथ मूवमेंट करने लग जाते हैं, पैर मूवमेंट करने लग जाते हैं, तो वो फाइल आपको बचाएगी। ठीक है। ये आपका हो गया शुरुआत और आपका घुसना। पूछ लिया आपने, बैठ लिया आपने, फाइल आपने रख ली। अगर वो आपसे सहज करने के लिए पानी पूछते हैं, कोशिश करें कि ना पिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है पानी पीने से ना आपके नंबर बढ़ जाएंगे और नहीं पीने से कट भी नहीं जाएंगे या पीने से कट भी नहीं जाएंगे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनरली पीने से बचें क्योंकि ये शो करता है कि आप घबरा चुके हैं तो आपको पानी की जरूरत है। लेकिन अगर आप नॉर्मल प्यास लग रही है पी भी सकते हैं, उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब आप जाएंगे तो जब आप यहां पर थैंक्स कहेंगे उनको जब आपने मैं आई कम इन सर कहा, उन्होंने कहा कि हाँ आइए कम इन, आप वहां पर गए, आपने थैंक्स कहा, उसके बाद आपको सभी को ग्रीट करना है। अगर कोई लेडी बैठी होगी तो जनरली हम कहते हैं कि लेडी फर्स्ट, तो आप उनके पहले करेंगे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आपको उस समय हो रहा हो, गुड इवनिंग मैम। अगर सर 3-4 बैठे हो तो अलग अलग कहने की बजाय गुड इवनिंग सर्स, आंखें सभी से मिलती रहनी चाहिए। गुड इवनिंग सर्स आप एक एक करके नहीं कहेंगे, आप खुद सोचिए गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, कितना ऑड लगेगा। गुड इवनिंग सर्स आप एक ही बार में उनको कहेंगे, फिर वो आपको बैठने को कहेंगे तो आप बैठ जाएंगे। ये आपका इतना तो आपको सहजता रखनी ही है।
पूरे इंटरव्यू में आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहनी चाहिए। मुस्कुराहट की बात कर रहा हूं, खीखी खीखी करके हंसने की बात नहीं चल रही है यहां पर। वो आपको कितना भी सहज फील करवाएं, आपके दोस्त यार नहीं है वो लोग, आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आप एक अभ्यर्थी हैं, आपको उतनी ही अपनी मर्यादा में रहना है कि आप एक इंटरव्यू देने गए हैं। वो आपको कितना ही सहज कराए, ये नहीं कि जब उन्होंने आप यूं बैठे और सहज करा जाए तो आप यूं हो गए, विजय दीनानाथ चौहान बन गए, ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है। नॉर्मल वो आपको कितना भी सहज फील कराएं, आप इंटरव्यू देने गए हैं, आप अपनी एक मर्यादा, आप अपनी एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और उसी लहजे में बात करेंगे और मुस्कुराहट आपके चेहरे पर रहेगी इस प्रकार से, लेकिन वो हंसी में तब्दील नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। सहजता, बोलने में आप सहज रहेंगे, जल्दी जल्दी नहीं बोलना है। मान के फॉलो, आपने बारे में बताइए, सर मेरा नाम रवि तोमर है, मैं झाबुआ से आया हूं। नहीं सर, मेरा नाम रवि तोमर है, मैं झाबुआ जिले से आया हूं, या मैं झाबुआ जिले का निवासी हूं, मैं झाबुआ से हूं। सहजता के साथ आप बोलेंगे, सहजता हो गई। आपका लहजा नर्म रहना चाहिए, तल्ख नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई भी अपनी बात वो आपकी काट रहे हैं, आप अगर उनको समझा रहे हैं प्रैक्टिकली, तो भी आर्ग्यू नहीं करना है उनसे, ठीक है। बाबा लोग बैठे हैं, वो हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, हमसे ज्यादा इंटरव्यू, जितने जितने हमने आज तक क्लास पास नहीं किए ना, उतने सालों से वो इंटरव्यू ले चुके हैं। तल्ख लहजा नहीं होना चाहिए, लहजा बहुत नर्म रखना है हमको, ठीक है। लहजा कैसा रखना है भाइयों, नर्म रखना है हमको, ठीक है। यहां भाइयों से ऐसे सभी को लेकर चल रहा हूं, मेल फीमेल याद रखिएगा, ठीक है। और जिस हिसाब से, जिस टोन में आपने वहां से, जिस गर्मजोशी के साथ आपने मैं आई कम इन बोला था ना, वही टोन बनी रहनी चाहिए। चाहे आप सॉरी बोल रहे हो किसी सवाल ना आने पर, या आप धड़ाधड़ जवाब दिए जा रहे हो, क्या कह रहा हूं मैं, लहजा वही होना चाहिए, आवाज डाउन या अप नहीं होनी चाहिए, सेम लहजा बने रहना चाहिए। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता, सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, सॉरी सर क्षमा चाहूंगा, इस ओर मेरा ध्यान नहीं गया, सॉरी सर, सिर्फ आप सॉरी बोल देंगे, अलग से घुमाने की कोशिश मत कीजिएगा। जो नहीं आ रहा है बिल्कुल सॉरी बोल दीजिए। आपका कोई भी प्रश्न, आपका कोई भी उत्तर जो है, वो उत्तर जो है, वो आपका जो उत्तर जा रहा है उससे प्रश्न बन रहे हैं अगर, तो आपका इंटरव्यू बहुत सही दिशा में जा रहा है। आपने जो भी प्रश्न दिया है वो बन रहे हैं, तो आपका उत्तर बहुत ही सही दिशा में, आपका इंटरव्यू बहुत सही दिशा में जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्कुल रखना है, आपके लहजे में झलकना चाहिए, आपकी आवाज में झलकना चाहिए, आपके फेस पे झलक चाहिए, मुस्कुराहट के साथ। गमगीन माहौल नहीं है कि आप बिल्कुल चुप बैठे हो, नहीं। लेकिन कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। आई कॉन्टेक्ट, आई कॉन्टेक्ट किस प्रकार करना है, फॉर एग्जांपल कि मेरे सामने 4 लोग बैठे हैं, अब देखिएगा मेरे चेहरे पर, देखिएगा, ठीक है। आई कॉन्टेक्ट किस प्रकार करना है, मैं बैठा, मुझसे पूछा गया है अपने बारे में बताइए। अब जो बीच में चेयरपर्सन बैठे उन्होंने मुझसे पूछा है कि अपने बारे में बताइए। अब मैं बता रहा हूं, सर मेरा नाम रवि तोमर है, मैं झाबुआ जिले का निवासी हूं, मेरी स्कूलिंग और कॉलेज झाबुआ जिले से हुई है। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा पास करके इंटरव्यू हेतु मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। अगर मैं ये बोल रहा हूं तो मेरा आई कॉन्टेक्ट किधर है, सीधे है, मैंने इधर उधर को बिल्कुल इग्नोर किया, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं है। मुझे ऐसा बोलना है, नमस्कार सर मेरा नाम रवि तोमर है, मैं झाबुआ जिले का निवासी हूं, मेरी स्कूलिंग और कॉलेज सभी झाबुआ जिले से हुए हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने पहले बीच में करा, फिर मेरी गर्दन इन सर को भी देखी, फिर मैंने बीच में करा, फिर मेरी गर्दन इन सर को भी देखी, फिर मैंने बीच में किया। यानी कि मैंने क्या किया है, मैंने तीनों को नोटिस किया, तीनों को मैंने बराबर अटेंशन किया। अब यहां मेरी गर्दन भी घूमी, ये नहीं है कि मैंने सिर्फ आंखें घुमाई, सर मेरा नाम रवि तोमर, इधर आंखें गई इधर आंखें गई, नहीं, मेरी आंखों के साथ मेरी गर्दन का भी मूवमेंट हुआ। भले वो मेरे तरफ नहीं देख रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, मैंने तीनों को एड्रेस किया, ठीक है। ये एक अच्छे इंटरव्यू की निशानी होती है, तो आपको ये करना है। कई बार क्या होगा कि आप जाएंगे तो वो क्या कहेंगे, आप फॉर एग्जांपल कि आपका नाम है महेश, आप आए महेश इंजीनियरिंग की फिर इस फील्ड में आए, नंबर भी कम है, क्या बात करें तुमसे, बेकार कैंडिडेट है। पास वाले को अपना फॉर्म फेंक दिया, जबकि पास वाले के पास भी फॉर्म है आपका डीए फॉर्म, लेकिन पास वाले को दे दिया। अब आप महेश जी का क्या होगा, कंधे डाउन हो जाएंगे, ये क्या हो गया। दूसरे वाले ने उठाया, हाँ सर आप बात तो सही कह रहे हो, क्या बात की जाए, तीसरे वाले को दे दिया। अब तीसरा वाला आपको देख रहा है और आपके डीएफ को देख रहा है, वैसे सर बोल तो सही रहे, क्या किया जाए, आपसे बात की जाए। अब आप तो वहीं डाउन हो गए पूरे, और होना भी चाहिए आपको, क्योंकि क्या हो गया ये, लेकिन ये आपके व्यक्तित्व का परीक्षण कर रहे हैं कि आपका धैर्य कैसा है, आप इन परिस्थितियों में आपको किस प्रकार अपने आप को संभालेंगे। जब आप खुद को नहीं संभाल पाएंगे तो जिला किस प्रकार संभालेंगे। तब आपको क्या जवाब देना है,
जी सर बिल्कुल बात करना चाहिए, बात करके आपको अच्छा लगेगा। उसी गर्मजोशी के साथ, कोई कंधे डाउन नहीं होंगे, कोई आवाज डाउन नहीं होगी आपकी, उसी गर्मजोशी के साथ आप बात करेंगे। ऐसा होता है अक्सर, याद रखिएगा, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। आई मूवमेंट हो गया, हाथ पैर का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, जो मैं कर रहा हूं ना समझाते समझाते, ये वहां नहीं चलेगा। आप यूं बैठे हैं ना, ये ना आपके पैर हिलेंगे ना आपके हाथ हिलेंगे। जी सर, 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 हाथ मूवमेंट नहीं होगा, ना फाइल में यूं यूं होगा, ना यूं यूं होगा, ना पैर मूवमेंट होंगे, कुछ भी नहीं होगा। आप बिल्कुल शांत बैठे रहेंगे और आपके आंसर होंगे। हाथ का मूवमेंट और पैर का मूवमेंट नहीं चलेगा। अभी जब मॉक लूंगा ना मैं आपके ऑनलाइन, तो मैं आपको पूरा एंटर करके उठ के बैठ के सब बताऊंगा, और प्रश्न भी तगड़े रहेंगे। लास्ट 48 आवर्स का करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाना, वही सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि तब तक परिदृश्य बदल चुका होगा जब आपका नंबर आएगा। तो लास्ट 48 आवर्स का करंट बिल्कुल पढ़ के जाएं। अब आपने कहा कि गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर, वो कहेंगे अच्छा महेश जी बैठिए, क्या गुड है आज की मॉर्निंग में, क्या गुड है महेश आज की मॉर्निंग में। महेश मैंने एग्जांपल ले लिया है। आप कहेंगे सर मैं आपके समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित हूं, ये गुड है। इससे अच्छा क्या होगा कि आप आज आप साक्षात्कार दे रहे हैं, बताइए मुझे। यही तो गुड है आपके लिए, यही तो आपके लिए गुड है ना। फिर वो कहेंगे तो आपके लिए गुड हो गया, हमारे लिए क्या है। सर आपको भी मुझसे बात करके अच्छा लगेगा, और आप जिस भावी अच्छे प्रशासक की तलाश में हैं, वो प्रशासक की तलाश भी खत्म होगी आपकी। ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप तो प्रशासक को चुनने बैठे हो ना, वो मुझ में है। आपके उत्तर सटीक होने चाहिए, ठीक है। किसी भी सरकार या पार्टी का पक्ष आपको नहीं लेना है, वो आपको कुरेदेंगे, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे बीजेपी का मुद्दा हो, चाहे कांग्रेस का मुद्दा हो, चाहे सांप्रदायिकता हो, चाहे धर्मांतरण हो, कुरेदेंगे। आपको किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं लेना है, ठीक है। आप तटस्थ बने रहेंगे, क्योंकि आपने एथिक्स में पढ़ा है, राजनीतिक तटस्थता आप में होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता पारदर्शिता आप में होनी चाहिए। तो आप किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं लेंगे। कई बार वो पूछ लेंगे आपने किसको वोट डाला, बिना लाग लपेट के कह देना सर ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, कोई बुरा नहीं मानता, और यही जवाब सही माना जाएगा, क्योंकि प्रशासन की पहली शर्त ही गोपनीयता होती है। तो आपको उस बात पर विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, आपको उस बात पर विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। सरकार का पक्ष हो गया, पार्टी का पक्ष आपको नहीं लेना है। कई बार वो क्या होता है कि आप अगर आईटी इंडस्ट्री से हो, इंजीनियर बहुत सारे सिलेक्ट हुए इस बार, अगर आप आईटी इंडस्ट्री से हो तो क्या होगा कि वो आपसे पूछेंगे कि यार हैकिंग क्या होती है, क्रैकिंग क्या होती है, आपने बता दिया। पासवर्ड कैसे हैक हो जाता है, सिंपल पासवर्ड। अच्छा, अच्छे पासवर्ड में क्या क्या होने चाहिए, आप कहेंगे कि सर एक अपर केस, लोअर केस। आपका पासवर्ड क्या है, फ्लो में आप लोग बता देते हो, वहीं आपका इंटरव्यू खत्म। जब भी पासवर्ड की बात आए, पार्टी की बात आए, वोट की बात आए, सब माफ करो ना, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। कभी वो पूछा आपके पसंदीदा प्रधानमंत्री कौन है, आपके पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन थे। अब देखिए शब्दों का खेल है। सर मेरे पसंदीदा प्रधानमंत्रियों में से, मंत्रियों में से, आप फॉर एग्जांपल आपने कोई भी नाम ले दिया, नेहरू जी, मनमोहन जी, अटल जी, इंदिरा जी, जो आपको नाम लेना हो ले दिया आपने, ठीक है, ले दिया। वो कहेंगे अच्छा प्रधानमंत्री और भी हैं। जी सर और भी मेरा पसंदीदा प्रधानमंत्री है, लेकिन चूंकि आपने एक का नाम लेने का कहा है तो मैंने एक का नाम लिया है, सीधी बात है। तो इससे क्या होगा कि आपने किसी का पक्ष नहीं लिया, किसी पार्टी विशेष का। इन बातों को याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि आप फाइल यूं लेकर जाएंगे अपने हाथ में, ठीक है, यूं पकड़ के नहीं, आपने ये फाइल लेके गए, उन्होंने कहा कि फाइल हमारे टेबल पर रख दो, आपने रख दी, आपका इंटरव्यू खत्म हो गया, उन्होंने कहा ठीक है महेश आप जा सकते हो। आप उठे, आपको हैव ए नाइस डे, थैंक यू के बाद हैव ए नाइस डे उनको कहना है, हैव ए नाइस डे सर, हैव ए नाइस डे मैम। और ये फाइल उठाने से पहले आप उनकी परमिशन लेंगे, क्योंकि ये फाइल उनकी टेबल पर है, फाइल उनकी टेबल पर है, तो आप परमिशन लेंगे, सर क्या मैं अपनी फाइल ले सकता हूं। उन्होंने कहा हाँ थैंक यू। और ऐसा नहीं जाना कि पीछा छूट गया भाग गए, जिस तरीके से आप शांत तरीके से आए तो उसी शांत तरीके से आप वापस जाएंगे, ठीक है, इसका याद रखना। SRT यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन कई बार दे देते हैं, सिचुएशन पे आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, निराकरण पद्धति पे काम करना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है और निराकरण पद्धति पे काम करना है। यहां आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। फॉर एग्जाम्पल आप एक SDM है, आपके यहां पर मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो प्रोटोकॉल के तहत आपको वहां पर रहना चाहिए, लेकिन आपको पता चला कि आपके अनुभाग में कहीं ऐसी घटना घट गई कि सांप्रदायिक दंगे होने की स्थिति है। अब आपको वहां जाना है, नहीं तो वहां पर क्या हो जाएगा, दंगे की स्थिति बन जाएगी। फोर्स आपके सबऑर्डिनेट वहां पर है, आपको बुलाया जा रहा है, क्योंकि बड़े अधिकारी का प्रभाव पड़ता है। अब आपको यहां भी देखना है, वहां भी देखना है, आप क्या करेंगे। वहां गए तो यहाँ का प्रोटोकॉल टूट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, नैतिक दुविधा। अब आपकी अंतरात्मा जो आपने पढ़ा एथिक्स में क्या आवाज देगी कि हमको वहां जाना चाहिए, लेकिन प्रोटोकॉल तो यहाँ भी टूट रहा है। जहां कम नुकसान हो वो हम करेंगे, लेकिन हम दोनों नुकसान बचाएंगे ना यार, हम क्यों एक नुकसान करेंगे।
अब जब प्रोटोकॉल है यहां पर हमको रहना है तो कलेक्टर भी रहेगा, सीएम आ रहा है तो हम कलेक्टर से बात करेंगे कि सर मेरे विभाग में इस प्रकार की स्थिति है, मुझे जाना होगा। अब कलेक्टर सीएम को इन्फॉर्म करेगा, या आप चाहेंगे तो सीएम का कार्यक्रम पहले ही आ जाता है आपके पास, आप उनके ओएसडी को फोन करके बता सकते हैं कि सर इस प्रकार की चीज, तो सीएम आपको रोकेगा क्या? आपने दोनों प्रोटोकॉल फॉलो किए। आप नहीं जा रहे हैं किसी फॉर एग्जाम्पल कि इंदौर में हैं आप, भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, बीच में दंगे जैसी स्थिति बन गई, आप घर पे आए थे खाना खाने और आपके सबऑर्डिनेट का फोन आता, सर दंगे जैसी स्थिति, आप आ जाइए। आप गाड़ी लेके निकले कि चलो स्टेडियम चलते हैं, रास्ते में आपने देखा कुछ गुंडे एक महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, वहां नहीं पहुंचे, दंगे हो जाएंगे, हजारों मृत्यु हो जाएगी, यहां उस महिला की इज्जत है। अब कम नुकसान तो यहां है तो हम उसको छोड़ के वहां चले जाएंगे क्या? नहीं। जनरली क्या होता है कि पुलिस की गाड़ी देख के लोग तितर बितर हो जाते हैं, और आप अकेले हैं तो आपके पास या तो कुछ वेपन्स होंगे क्योंकि आप उच्च अधिकारी हैं, आपके पास आपका फोर्स होगा, तो आप क्या करेंगे, जब वो लोग तितर बितर होंगे आपको देख के, तो आप उस महिला को अपनी गाड़ी में बिठाएंगे, आप जाएंगे स्टेडियम, वहां से अपने स्टाफ को बोलेंगे उस महिला को या तो अस्पताल लेके जाए या फिर नजदीकी पुलिस स्टेशन लेके जाए। आपने दोनों काम किए। माँ, अब वो पुराने एग्जांपल ढर्रे पे आ जाते हैं, माँ डूब रही है, पत्नी डूब रही है, किसको बचाएंगे? हम दोनों को बचाने का प्रयास करेंगे, हम अच्छे तैराक है ना, दोनों को बचाने का प्रयास करेंगे। क्यों हम कह देते हैं कि हम एक ही को बचाएंगे? आपको निराकरण पद्धति पे काम करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। जैसे हम केस स्टडी हल करते हैं ना, वही आपकी एसआरटी होती है। इथिक्स की केस स्टडी पढ़ के जाना, सारी एसआरटी आप लोग जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होते हैं ना, सारे आप वहां पास करके आओगे। एक आधा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट वो दे देते हैं, तो इसको आप इसी प्रकार से तैयार करेंगे। जब मैं इंटरव्यू लूंगा तो मैं आपके पूरे डीएफ पे चर्चा करूंगा, आपके जिले पे इतनी विस्तृत चर्चा करूंगा, एसआरटी 3-4 आपसे हर इंटरव्यू में डिस्कस करूंगा ना, कि आप यहीं से पक्के हो जाओगे और सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। कभी वो बोल देते हैं, आप गए, अच्छा महेश आओ, क्या है आज की ताजा खबर? तो जो भी आपने उस दिन ताजा खबर पढ़ी हो पेपर में बता देना, और कोशिश करना कि पॉजिटिव खबर बताओ, नेगेटिव खबर पर मत जाना, ठीक है? सिर्फ इतना बोल दें, बताओ क्या चल रहा है। अब क्या चल रहा है यार? देश में कुछ और चल रहा है, हमारी लाइफ में कुछ और चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? सर मेरा साक्षात्कार चल रहा है। सीधी बात, नो बकवास, स्प्राइट। साक्षात्कार तो चल रहा है फिलहाल आपका, वो भी मुस्कुरा देंगे, माहौल हल्का हो जाएगा, और आपके चेहरे पे तो मुस्कुराहट बनी ही रहनी चाहिए एंड तक। मैं बता रहा हूं, आपका हथियार है ये। आपको क्यों चुना जाए? वाई आई सिलेक्ट यू? सर मैं हार्ड वर्किंग हूं, सर मैं पंचुअल हूं, सर मैं सत्यनिष्ठ हूं, सर मैं ईमानदार हूं। अरे वो तो हमारे घर का चपरासी भी होता है, तो क्या हम उसको कलेक्टर बना देंगे, उसको डिप्टी कलेक्टर बना देंगे? वो कह देगा मेरा ऑफिस बॉय भी है, उसको डिप्टी कलेक्टर बना दूंगा क्या? वो गुण तो उसमें भी है। बना देंगे? नहीं बनाएंगे ना। क्यों? आपका जवाब ये होगा कि सर इस पद हेतु सारी निर्धारित योग्यताओं को और अर्हताओं को मैं धारित करता हूं, और इस पद हेतु चुनी जाने वाली, इस पद के चुने जाने हेतु जो प्रक्रिया बनाई गई, उस सारी प्रक्रिया को पार करके मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो आपको योग्यता भी है, आप में अर्हता भी है, और सारी प्रक्रिया को आपने पारित किया है। अब योग्यता तो मेरे चपरासी में भी हो सकती है, ग्रेजुएट, लेकिन वो अर्हता और वो प्रक्रिया प्री मेंस उसने निकाली है क्या? नहीं, वो तो आपने निकाली है ना। तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि सारी योग्यता और अर्हताओं को मैं धारित करता हूं, और सारी प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो ये सारी चीजें आपको बोलना पड़ेगी। जब मैं इंटरव्यू लूंगा ना मॉक, तो ये सारी चीजें मुझे सुनने को चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग ऑनलाइन मॉक मुझे जरूर दीजिएगा, और वो आपकी इच्छा है कि आप देना चाहे नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर देंगे तो आपको एक मॉक भी अगर देंगे ना, तो आपको लेवल पता चल जाएगा मॉक का, कोचिंग्स का और मेरा, ठीक है? जितने भी आपके पद हैं, कितने विभागों ने आपके पद निकाले थे, वो आपको याद होना चाहिए। प्रमुख जैसे डीसी हो गया, डीएसपी हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, जिला आबकारी अधिकारी हो गया, इनके सारों के कार्य आपको याद होने चाहिए। डीसी एसडीएम में अंतर आपको याद होना चाहिए। डीएसपी और एसडीओपी में जो है वो अंतर आपको याद होना चाहिए, ठीक है? डीएसपी और एसडीओपी में जो अंतर है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है? ये आपको याद रखना चाहिए। उन सभी पदों के कार्य के बाद उनकी योग्यता क्या है। अब मैं बोलूंगा कि डिप्टी कलेक्टर में क्या योग्यता होनी चाहिए, आप बोलेंगे वो सत्यनिष्ठ होना चाहिए, वो ईमानदार होना चाहिए, वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए। अच्छा, इतने गुण आपने बता दिए मुझे। अब मुझे बताओ कि अगर ये गुण है तो क्या लोक सेवा आयोग अपने नोटिफिकेशन में ये गुण लिखता है? नहीं लिखता। कहीं नोटिफिकेशन में देखा कि डिप्टी कलेक्टर ईमानदार होना चाहिए? कहीं लिखा हुआ है?
तो फिर आपने कैसे मान लिया कि डिप्टी कलेक्टर में ये गुण होने चाहिए? अगर ये प्रश्न आ जाए तो पेचीदा प्रश्न है। क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि उसकी कार्यशैली में निर्धारित होते हैं ये गुण। नोलन कमेटी, लूथर गुलिक साहब, प्रशासनिक सुधार आयोग, इनके द्वारा इन गुणों का निर्धारित किया गया है कि उसकी जॉब जो है उससे ये गुण अपेक्षित है। और एक और बात, जॉब से याद आया, ये जॉब नहीं है आपकी, इसको क्या नाम दिया गया है? सेवा। ये सर्विस है, जॉब नहीं है। 24/7 आपकी जॉब होती है, कोई निर्धारित टाइम नहीं होता आपका। इसीलिए देखना, वेतनमान नहीं लिखा रहता है आपके उसमें लिखा रहेगा मानदेय। जहां टाइम के घंटे फिक्स होते हैं ना काम के, वहां पर वेतन होता है, और जहां पर घंटे फिक्स नहीं होते, सेवा होती है, वहां मानदेय तय होता है। और आपके में मानदेय लिखा होता है, वेतनमान नहीं लिखा होता है अधिकतर। तो इस बात को याद रखिएगा। यू आर गोइंग इनटू अ सर्विस, नॉट इनटू अ जॉब। तो उनकी योग्यता नोलन कमेटी के अनुसार यह होती है। तो आप याद रखिएगा कि उनकी कार्यशैली से उनकी योग्यता का निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो ये तो थे नॉर्मल प्रश्न। और डू एंड डोंट्स जो आपको इंटरव्यू में करना है, क्या उठने का तरीका, बैठने का तरीका मैंने आपको बता दिया। मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए, लहजा एक जैसा होना चाहिए, आवाज डाउन और अप नहीं होनी चाहिए। डाउन हुई मतलब वो समझ गए कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने हथियार डाल दिए, हावी हो जाएंगे, और वो आपको ग्रिल करेंगे, आपके जिले को लेके, आपकी हॉबी को लेके ग्रिल करेंगे। अभी मैं भी आपको ग्रिल करूंगा, मॉक इंटरव्यू लूंगा ना, तो अच्छो से ग्रिल करूंगा। और ये पासवर्ड मैंने ही निकलवाए अच्छो से, पासवर्ड और उनकी राजनीतिक पार्टी किसको वोट देते हो अच्छो से निकलवाए हैं हमने। और जब ग्रिल करना शुरू करूंगा ना, तो आप पानी भी पीओगे और सब करोगे। तो इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखना, मॉक जरूर दीजिएगा। ठीक है, कोविड को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एक एमडी मेडिकल वाले बैठे हैं डॉक्टर वहां पर। कोविड को अच्छे से तैयार करें, वैक्सीन को तैयार करें, दोनों वैक्सीन में अंतर क्या है, किसने बनाई है, कोविड की कौन सी लहर है, कौन से वेरिएंट है, कोविड अच्छे से तैयार करें। इकोनॉमी को अच्छे से तैयार करें, जीडीपी क्या होता है, निजीकरण का मुद्दा हावी हो रहा है, निजीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, और लिबरलाइजेशन क्या है, आईएमएफ क्या है, एफएटीएफ क्या होता है, भारत की अर्थव्यवस्था और कोविड, दुनिया की अर्थव्यवस्था और कोविड, इनको अच्छे से तैयार करें आप लोग। आपकी फील्ड, अगर आपने ग्रेजुएशन में कुछ और किया तो वो प्रशासन में किस प्रकार सहायता प्रदान करेगा, आप इस फील्ड से इस फील्ड में क्यों आ रहे हैं, मानविकी विषय वालों को आने दीजिए इस फील्ड में। तो आप तो आईटी कर सकते थे, आईआईएम जा सकते थे, आप तो एंटरप्रेन्योर बन सकते थे, गूगल में जा सकते थे, ट्विटर में जा सकते थे, सीईओ बन सकते थे, हेड सीईओ भारतीय बन रहा है आजकल। तो ये प्रश्न आएंगे, इनका उत्तर तैयार करना। हालांकि जब आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपसे इसी प्रकार की ग्रिल वाले प्रश्न भी करूंगा, और आपको इतना तैयार करूंगा कि आप वहां जाके लगेगा कि यार ये प्रश्न तो हम हल करके आए हैं पहले से। आपकी कमी और आपकी ताकत, आपकी स्ट्रेंथ आप बता सकते हैं कि क्या है। आपकी जितनी भी स्ट्रेंथ है ना, वो आप लोग बता देंगे। स्ट्रेंथ से भी सवाल बनेंगे। मैं कह रहा हूं कि आपके जवाब से अगर उनके सवाल बन रहे हैं तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है। उनसे नहीं बन रहे तो आप यकीन मानिए गड़बड़ है। जब कमी पे बात आती है तो लोग बोलते हैं, मैं कहूंगा आपकी 2 कमियां बताएं। सर मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूं या लेती हूं, और सर मैं बहुत ज्यादा भावुक हो जाती हूं या जाता हूं। फिर मैं कहूंगा एक कमी और बताओ। सर फिर यूं सोचेंगे, सर मैं सर मैं डेटा याद नहीं रख पाता हूं या रख पाती हूं। अच्छा एक बात बताओ, इंटरव्यू वाला आपकी कमी के लिए आपको चुनेगा या आपकी ताकत के लिए आपको चुनेगा? ताकत के लिए ना। तो कमियां क्यों बता रहे हो भाई उसको? और वो जब एक एक और बोलता जाएगा तो हम एक एक बढ़ाते जाएंगे क्या उसको? अगर देखो, कोई भी आदमी संपूर्ण नहीं होता, ये हमको पता है, कोई भी आदमी संपूर्ण नहीं होता, वी नो दैट। लेकिन यदि आपसे पूछा जाएगा कि आपकी कमी क्या है, अब मैं भावुक को ही ले लूं, ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूं। अब आपने बोला क्या कमी है महेश आपकी? सर मेरे अनुसार मुझ में कोई भी कमी नहीं है, परंतु मेरी कुछ ऐसी आदतें हैं जो एक सीमा के बाद जाकर कमी बनती हुई प्रतीत होती है। कितना बढ़िया और संतुलित उत्तर है। मुझ में कोई कमी नहीं है मेरे अनुसार, लेकिन मेरी कुछ ऐसी अच्छाइयां हैं। अब भावुक होना तो सिंपैथी एम्पैथी ये तो अच्छी चीज है ना प्रशासन में, लेकिन एक सीमा के बाद जाते हुए कमी के रूप में प्रतीत होती है। लेकिन सर मैं इस पर काम कर रहा हूं। आपने कमी भी बता दी, आपने अच्छाई में भी उसको बता दिया कन्वर्ट करके, और आप कम भी कर रहे हैं उसको, ओवरकम हो रहे हैं आप उससे। कितना सटीक उत्तर है। तो ज्यादा कमी बताने से बचना मेरे भाई बहन, ज्यादा कमी बताने से बचना। वो आपकी कमियों को देख के और आपको चुनने के लिए नहीं बैठा है। ठीक है, कमी और ताकत। जिले की क्या समस्याएं हैं, तो आप जो भी जिले के हो अपनी समस्या तैयार कर लेना। आर्थिक रूप से जो समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, भौतिक समस्या हो, राजनीतिक समस्या हो, राजनीतिक समस्या बताने से बचना, बिल्कुल बताना ही मत।
जैसे इंदौर में ट्रैफिक की समस्या आप बता सकते हैं, पर फिर आपको समाधान प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो भी आप समस्या बताएंगे उसका समाधान भी आपसे चाहेगा। अपने जिले की समस्या और अपने जिले की समस्या का समाधान यदि आप नहीं बता पा रहे हैं, आपका इंटरव्यू वही खत्म है। फिर वो भले आपसे कितनी बात कर ले, मैं गारंटी देता हूं आपको नंबर नहीं देगा। जब आप अपने जिले की समस्या और समाधान नहीं बता पा रहे हैं तो प्रदेश की समस्या और समाधान कैसे बताएंगे? इस पे आपको याद रखना है, ठीक है। इन सारी चीजों को आपको याद रखना है। जिले की समस्या, जिले का समाधान। जब मैं इंटरव्यू लूंगा मैं सारी बातें करूंगा आपसे। आज एक डीएफ पे भी चर्चा करूंगा मैं। सारे डीएफ आप लोग अपने खोल के बैठना जब मैं डीएफ खोलूं। जिले की नकारात्मकता, जैसे भिंड मुरैना, अभी हम ग्वालियर में कुछ इंटरव्यू लिए थे हमने निर्माण आईएएस वाले सर के साथ, संजय गुप्ता सर गुरु हैं। अब देखिए, हमने बोला यार भिंड मुरैना यार वो तो बहुत डाकू वाला इलाका है और बदनाम इलाका है, तो वहां के बच्चे हाँ सर है। अरे यार आप क्यों बदनाम मान रहे हो अपने क्षेत्र को? आप ही अपने क्षेत्र को बदनाम मान रहे हो। अपने जिले के बारे में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी आप नहीं करेंगे। अगर है तो भी आप कहेंगे सर पहले ऐसा था, अब काफी तेजी से सुधार हो रहा है, प्रशासन उस पर काम कर रहा है। सरकार और प्रशासन हमेशा ऊंचा है, उस पर आप कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे। अपने जिले के पर्यटन पे आप बात करेंगे, अपने जिले के उद्योग पे आप बात करेंगे, अपने जिले में अगर कोई धर्मांतरण की गतिविधि है उस पर आप लोग बात नहीं करेंगे। याद रखिएगा, धर्मांतरण वाले मुद्दे पर भूल से भी मत जाना। तो ये तो मैंने आपको बताया डू एंड डोंट्स। अब एक डीएफ पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। एक डीएफ मेरे पास भेजा है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। आप लोग भी अपना डीएफ बताएं। डीएफ की एक एक लाइन से प्रश्न बनता है। डीएफ की एक एक लाइन से प्रश्न बनता है। कैसे बनेगा अब सुन लो मुझसे। कैसे बनेगा डीएफ की लाइन से? एक कागज दीजिए मुझे प्लेन। डीएफ से किस प्रकार प्रश्न बनेगा मुझसे पूछ लीजिए। सभी अपना डीएफ निकाल लो, खाली हो तो खाली निकाल लो। किस प्रकार प्रश्न बनेगा बता देता हूं। चलिए, वो बोतल नहीं है सही, तो ठीक है पहले रहने दो। चलिए डीएफ की चर्चा करता हूं मैं। इसको कहते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। नहीं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है? डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। इसका भी आप लोग याद रख लेना भाई, कभी पूछ ले आपसे तो। अब देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जब भी आप जाएंगे उसके जस्ट सामने सआदत खां की मजार बनी हुई है। किसी से यही पूछ लिया था सआदत खां की मजार कहां है? जस्ट सामने बनी हुई है आयोग के, ठीक है, याद रखना। अब देखो, व्यक्तिगत विवरण, आपका रोल नंबर क्या है? आपको मुंह जबानी रटा हुआ होना चाहिए भाई। रोल नंबर पूछ लेता है, कई बार पूछा गया है आपका रोल नंबर क्या है। अब जैसे किसी का रोल नंबर है 106320, तो आपको ऐसा नहीं बताना है कि 106320, मोबाइल नंबर नहीं बोल रहे हो। 1,06,320 ऐसा नहीं बोलना है। 106320 ये आपका रोल नंबर है। अगर वो आपसे आवेदन क्रमांक पूछ ले, आप नहीं बता पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोल नंबर आपको बताना है। अगर वो पूछे तो याद कर लेना अपना रोल नंबर सभी लोग। साक्षात्कार की तिथि वो तो आपको याद रहेगी जिस दिन आप जाएंगे। विज्ञापन की दिनांक आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। परीक्षा का नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। कितने पद हैं, कितने विभागों के पद थे, उस नंबर को याद कर लीजिएगा बस, ठीक है। आपका नाम, तो आपके नाम का अर्थ क्या है आपको पता होना चाहिए। आपके नाम का अर्थ आपको पता होना चाहिए। आपके नाम से के 3 से 4 पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए। आपके नाम का संधि विच्छेद करना आपको आना चाहिए, और उस संधि का प्रकार क्या है आपको आना चाहिए। मेहरा सर है बोर्ड में हिंदी साहित्य के, ठीक है, याद रखिएगा। तो इतनी चीजें तो करके जाना, ये बताएगा कोई नहीं लेकिन बता रहा हूं, इतना आपको आना चाहिए। प्लस आपके नाम की यदि कोई फेमस पर्सनालिटी है, जैसे मेरे पास फॉर्म है भूपेंद्र जी का, हालांकि मैंने इनसे परमिशन ले ली थी। भूपेंद्र सिंह अभी एक मंत्री भी थे एमपी के, तो आपको याद होना चाहिए। यदि कोई आपके नाम पे कोई फेमस राजनेता हो, आपके नाम का कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा हो, कोई प्रधानमंत्री रहा हो, आपके नाम का कोई खिलाड़ी रहा हो फेमस, तो आपको वो याद होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। आपके पिता के नाम पे भी इसी प्रकार का कोई फेमस हो तो आपको याद होना चाहिए। आपके पिता के नाम का अर्थ भी याद करके जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। जन्म दिनांक आपको याद रहेगी अपनी। अगर आपकी आयु 25 प्लस है और आप अविवाहित हैं तो सवाल आएगा आप अभी तक अविवाहित क्यों हैं। सवाल आएगा आप अभी तक अविवाहित क्यों हैं।
तो आप जो भी उसका उत्तर देना चाहें, विवाहित है तो कोई बात ही नहीं है, अविवाहित है तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। अब ये मत देना कि सर पहले कैरियर बनाना है फिर शादी करनी है। अगर वो बोलेगा अभी भी नहीं बना, 2 साल नहीं बना, तो क्या शादी नहीं करोगे? अब क्या कर सकते हो, या तो बात चल रही है, आप अगर चल रही हो तो बिल्कुल बता सकते हो, या कहीं विशेष जगह आपकी विवाह की इच्छा हो तो आप वो भी बता सकते हो। उसमें कोई दो मत नहीं है, तो आपका खुलापन है कि आप बता रहे हो, ये उनको और इंटरेस्ट में लेके आएगा आपके। ठीक है, आप बेहिचक बता सकते हो, जो भी जेन्युइन रीजन हो बता देना, लेकिन ये कैरियर से मत रिलेट करना भाई उसको। ठीक है, याद रखना। आपका जो ग्राम है उसका अगर यूनिक नेम हो और उस नेम के पीछे की कोई कहानी हो तो आपको पता होना चाहिए। तहसील और जिले के नाम के पीछे की कहानी हो तो आपको पता होना चाहिए। आपके जिले का लिंगानुपात, जिले की साक्षरता दर, जिले का जनघनत्व, जिले की जनसंख्या, कौन सी एसटी ज्यादा निवास करती है, एससी ज्यादा निवास करती है, आपको पता होना चाहिए। आपके जिले का कलेक्टर, आपके जिले का एसपी आपको पता होना चाहिए। उनकी क्वालिटी याद कर लेना। उनकी कोई नकारात्मक चीजें पूछे तो नहीं पता, ऐसी कोई है ही नहीं, क्योंकि वो चुन के आए संघ लोक सेवा आयोग से, राज्य लोक सेवा आयोग से, आप उन पर ही सवाल कर रहे हो आयोग पे कि आपने गलत चुन लिया। कोई उनमें कमी नहीं होती है, सब उसमें अच्छा ही होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आपका जिले का विधायक और कलेक्टर, सांसद, जिले से कोई मंत्री हो तो आपको याद होना चाहिए। कौन सा विधानसभा संसदीय क्षेत्र लगता है आपको पता होना चाहिए। आपके जिले का नाम कैसे पड़ा आपको पता होना चाहिए। जिले का पर्यटन, उद्योग, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। भौगोलिक दृष्टि से अगर आपका जिला किस संभाग में आता है आपको पता होना चाहिए। अब अगर मुझसे पूछ लिया कि जैसे ये भाई साहब है हमारे बैतूल से, अब मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं, मैंने पूछ लिया कि सागर, या मैंने पूछ लिया कि फॉर एग्जांपल मुरैना, आप हो मुरैना से, महेश जी मुरैना से। मैंने कहा महेश जी मुरैना के बारे में कुछ भौगोलिक तथ्य बताओ, क्या बताओगे? सर मुरैना जो चंबल संभाग में आता है। गलत, ये राजनीतिक तथ्य है। संभाग तो राजनीतिक इकाई है भाई, भौगोलिक इकाई किसमें? सर ये मध्य भारत के पठार में आता है, चंबल उपाध्र प्रदेश में आता है, यहां पर जरूर मिट्टी पाई जाती है, मृदा अपर्दन, ये भौगोलिक तथ्य हुआ। संभाग भौगोलिक तथ्य नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, इन चीजों पर विशेष ध्यान रखना। आपको सारे मॉक में सारी चीजें बताऊंगा मैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए आपने क्या किया है, 1 मिनट, ये देखिए चंद्रशेखर आजाद मार्ग। अब चंद्रशेखर वार्ड, चंद्रशेखर आजाद कौन थे? अगर आपका नाम महात्मा गांधी के नाम पे, आपके वार्ड का नाम, मोहल्ले का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर, या कोई ऐसे नाम पे जहां से प्रश्न बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कॉलोनी थी किसी की, तो मैंने पूछा था रिलायंस का क्या अर्थ होता है, रिलायंस किसने स्थापित की, तो आपके एड्रेस से भी प्रश्न बनेंगे। नहीं भी बने तो आपको तैयार करके जाना है, ताकि वहां पर संकोच फील नहीं हो, बन जाए तो सोचने का टाइम नहीं मिलेगा इतना। ठीक है, तो चंद्रशेखर वार्ड है, तो आपके वार्ड से अगर कोई ऐसा वार्ड का या कॉलोनी का नाम ऐसा हो जो किसी फेमस व्यक्ति के नाम पर हो, या किसी नाम से प्रश्न बनता हो, तो आपको याद करना है। ठीक है, पिन कोड आपका याद होना चाहिए आपको। पिन कोड के बाद आधार नंबर आपको याद होना चाहिए आपका, क्योंकि आपने यहां लिखा है। मोबाइल नंबर आपका आपको याद होना चाहिए। ईमेल आईडी आपको आपकी याद होनी चाहिए। डोमेन नेम क्या होता है, उसमें यूजर नेम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। हाई स्कूल और आपका स्नातक, स्नातक किस यूनिवर्सिटी से किया है, वो यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी आपको पता होना चाहिए। अब इन्होंने जैसे कहा है कि सरस्वती शिशु मंदिर की मैं बात करूं तो कब स्थापित हुआ, क्यों स्थापित हुआ? चूंकि वो आरएसएस आइडियोलॉजी वाला स्कूल माना जाता है, मैं नहीं मानता उसको, लेकिन लोग मानते हैं, तो आरएसएस पे सवाल हो सकता है। अगर आपका यूनिक नेम विवेकानंद स्कूल के नाम पे, तो अच्छा विवेकानंद जी, तो आपको विवेकानंद जी के बारे में पता होना चाहिए। ये छोटे छोटे डीएफ की एक एक लाइन में आपको रटवा दूंगा। आपके प्रश्न डीएफ से, जो 70% इंटरव्यू डीएफ से होता है ना, वो आप चुटकियों में हल करेंगे फिर, और जो 30% ड्रिल करते हैं उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्या होता है जब कुछ सिलेक्टेड आदमी बताता है ना, तो लोग उसको ब्रह्मा मान लेते हैं। ठीक है, जब उसने कोई गलतियां की तो वो गलती आप में नहीं आनी चाहिए, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से आपने इंजीनियरिंग की है इन्होंने। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है आपको इलेक्ट्रॉनिक ही पता होना चाहिए, क्योंकि आप 7th यूनिट में पढ़ेंगे 2020 में। इलेक्ट्रॉनिकी के बाद आपको क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का प्रशासन में क्या महत्व है। अब ये करने के बाद क्यों आ रहे हैं सर? कम्युनिकेशन जो है वही प्रशासन की नींव माना जाता है, कम्युनिकेशन से ही तो प्रशासन है। फिर क्या होगा कि सर मेरा रुझान था इस ओर, इसलिए मैं आना चाहता था। मैंने इंजीनियरिंग इसलिए की क्योंकि मैं टेक्निकली रूप से सक्षम होकर और अच्छी से सहायता कर सकता हूं प्रशासन में, और अपना योगदान दे सकता हूं।
कभी ये मत कहना कि मेरा सर बाद में रुझान बना, सर शुरुआत से रुझान मेरा था। ये मत कहना मम्मी पापा के कहने पे आ रहा हूं, दोस्त के कहने पे आ रहा हूं, ऐसा कोई भी उत्तर आप नहीं देंगे, याद रखिए, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इंजीनियरिंग से तो आप आईईएस में क्यों नहीं गए? आईईएस में क्यों नहीं गए? तो मेरा सर रुझान प्रशासनिक सेवा में था, इंजीनियरिंग सेवा में नहीं था, याद रखिएगा। फिर इससे ही प्रश्न बनेगा तो आपको वहां पर टैकल करना पड़ेगा। उसके बाद जो डीएफ से प्रश्न बनता है, प्रश्न बनता है आपकी हॉबी से। अब जैसे इन भाई साहब ने हॉबी लिखी जो मेरे पास है, रनिंग। अब आप रनिंग की अगर मैं बात करूं, रनिंग क्यों? ये तो आप फिट रहने के लिए करते हो, आती हॉबी थोड़ी हुई। प्रश्न बन सकता है हिमा दास पर, प्रश्न बन सकता है पीटी उषा पर, प्रश्न बन सकता है ना, रनर है ये। हुसैन बोल्ट पर प्रश्न बन सकता है, उनके रिकॉर्ड पर प्रश्न बन सकता है। मिल्खा सिंह पर प्रश्न बन सकता है, उनके रिकॉर्ड पर प्रश्न बन सकता है। पान सिंह तोमर पर प्रश्न बन सकता है। ये प्रश्न बनेंगे, ठीक है, ये प्रश्न बनेंगे, इसको विशेष तौर पर याद रखें। रनिंग के बाद इन्होंने लिखा है कुकिंग। आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे तो आपको तो खानसामा मिल जाएगा, कुकिंग कर पाएंगे? जनरली तो कुकिंग लड़कियों की हॉबी होती है, आपकी क्यों है? ये इंप्रेस करने के लिए लिखा है क्या कि इससे प्रश्न नहीं बने? ऐसे प्रश्न करेंगे वो, ऐसे लहजे तल्ख होगा उनका, लेकिन आपको लहजा वही रखना है, कॉन्फिडेंस के साथ, मुस्कुराहट के साथ। नहीं सर ऐसा नहीं है, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं कुकिंग करता हूं और मैं कुकिंग करना काफी एंजॉय भी करता हूं सर। इस प्रकार आपका उत्तर बनना चाहिए। चलिए अभी फटाफट हमें क्या बनाकर खिला सकते हैं आप? ये मत कहना सर जो चाहें, जो आप चाहें, जो आप चाहें। सर खिचड़ी कम समय में भी बनती है, हल्की भी होती है। मैगी मत बोल देना भाइयों, भूल से किसी ने बोल दिया था, मैंने इंटरव्यू लिया था, मैगी बोल दिया था। प्रश्न बनेगा क्यों? हमको नुकसानदायक चीज खिलाओगे आप? लेड कितना होता है मैगी में, पढ़ा नहीं आपने? नुकसानदायक चीज खिलाना चाहते हो बोर्डों को? ऐसा नहीं करना। सभी लोग अपनी हॉबी मुझे लिख के भेजेंगे, मैं उन हॉबी पर बहुत सारे प्रश्न आपको बना के भेज दूंगा। कुछ लोगों ने लिख के भेजी थी तो मैंने बनाए हैं। कुछ लोगों के डीएफ मेरे पास आ चुके हैं, 5-7 लोगों के, उनके मैं बहुत जल्दी मॉक इंटरव्यू शुरू करने वाला हूं, बशर्ते आप तैयार हो जाए अगर ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू देने के लिए। तो आप बैठे कैसे भी हो, बस बैठ के आप कुछ भी पहना हो उससे मुझे इशू नहीं है, लेकिन आपके जो प्रश्न का तरीका है वो मैं बदला दूंगा और आपको वहां पर नंबर दिलवा दूंगा, इतना मैं आपको गारंटी कर सकता हूं। यह बात आप याद रखिएगा। अब किसी किसी का होता है डायरी लेखन। मैं तो सीधा पूछता हूं जब मैं मॉक लेता हूं, अच्छा डायरी लेखन है, सिलेक्ट हो जाओगे तो डायरी में क्या लिखोगे? नहीं सिलेक्ट हो तो डायरी में क्या लिखोगे? अगर आपका दुश्मन सिलेक्ट हो गया तो डायरी में क्या लिखोगे? कल डायरी में क्या लिखा था? अच्छा ठीक है, आज यहां से जाने के बाद इंटरव्यू बोर्ड के लिए कौन सी गाली लिखोगे डायरी में, बताओ? मैं तो फिर ऐसे ही सवाल करता हूं और ऐसे सवाल वहां भी होते हैं। करप्शन पे बात होगी ना तो वो सामने वाला, हम ही एक दूसरे को बोलेंगे बोर्ड, अरे सर अभी तक मौका नहीं मिला होगा, शक्ल से ही करप्ट लग रहा है, करप्शन के लिए आ रहा है, आप डाउन हो जाओगे। ऐसा नहीं होता है। वो कुछ भी करें आपस में चर्चा, आपको आपके स्टैंड पर ही रहना। और एक बात, जो नहीं आ रहा है बिल्कुल सॉरी बोल दो, लेकिन अब घुस गए हो ना तो फिर स्टैंड मत बदलना, फिर तो अड़िग रहना, फिर स्टैंड मत बदलना मेरे भाई, ठीक है? तो डीएफ से ये प्रश्न बनेंगे। बाकी देखो 70% इंटरव्यू आपका डीएफ से होगा, जिसमें आपका नाम, आपकी हॉबी, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका नाम, आपकी हॉबी, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका पता, आपके पिता का व्यवसाय, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके जिले में महिलाओं की स्थिति, आपके जिले की समस्या, उनके समाधान, आपके जिले में पर्यटन, आपके जिले में इंडस्ट्री, इससे। और बाकी 30% जो है वो आपकी हॉबी और करंट को मिला के ग्रिल करेंगे आपको। तो ये था मेरा आज का वीडियो। इस वीडियो में आपने क्या देखा कि कैसे जाना है और किस प्रकार आपको डीएफ पे प्रश्न बनेंगे, ठीक है? अब सीधे सीधे मॉक इंटरव्यू में शुरू करूंगा। पहले मॉक इंटरव्यू का लेवल थोड़ा कम रखेंगे आपके जिले और आपके डीएफ पे, उसके बाद ग्रिल करना शुरू करेंगे। आप एक के 4-4, 5-5 मॉक इंटरव्यू ले लिए ना, आपका काम हो जाएगा, आप वहां पर परफॉर्म करके आओगे, बाद में थैंक यू बोलोगे, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है? जिनके डीएफ आ गए हैं उनको मैं ये डाल दूंगा, और जिनके नहीं आए वो चाहे तो इंटरव्यू दे सकते हैं, मुझे भेज दीजिएगा। जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ट्राई करना कि हिंदी में ही इंटरव्यू आप दें। इंग्लिश चल सकता है, वो क्या बोल देगा कि आपके सबऑर्डिनेट को अगर इंग्लिश नहीं आई तो आप किस प्रकार से उससे कम्युनिकेट करोगे? आपको झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, बालाघाट में काम करना है, आप इंग्लिश में किस प्रकार कम्युनिकेट करोगे लोगों से, जनजाति वाले लोगों से, शेड्यूल कास्ट वाले लोगों से, जनरल वाले लोगों से भी, जो ग्रामीण लोग हैं? तो इसलिए कोशिश करना कि आप इंग्लिश में ही बात करें, ठीक है?
तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने इंटरव्यू की छोटी सी आपको संक्षिप्त जानकारी दे दी है। बाकी मॉक में हम लोग मिलेंगे, जिनको भी मॉक देना हो, इंटरव्यू का ग्रुप बना है लर्नर्स पैराडाइज का, बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9589373889। अगेन आई एम रिपीटिंग 9589373889। इस पे आप संपर्क कर सकते हो मुझसे, सारी आपकी समस्या हल होगी, प्री मेंस इंटरव्यू सारी, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो हमारा, जुड़े रहिएगा लर्नर्स पैराडाइज के साथ। धन्यवाद।